वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। फाउंडेशन कोर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन में हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। स्पेशल एजुकेटर कौन होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी आईडीडी पढ़ चुके हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी पढ़ चुके हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। चाइल्ड इंटेलिजेंट है फिर भी पढ़ नहीं पा रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानते हैं उससे पहले कि लर्निंग डिसेबिलिटी का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन अर्ली 20th सेंचुरी में मिलता है बाय सैमुअल टी ओर्टन। उन्होंने रीडिंग डिफिकल्टी को स्ट्रीफोसिम्बोलिया कहा था, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड सिंबल्स। ओके, आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन मिलती है DSM-5 के अकॉर्डिंग। सैमुअल टी ओर्टन ने इसे 20th सेंचुरी में कहा था और DSM के फिफ्थ एडिशन में मॉड्यूल में बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जिसमें SLD को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी में रखा गया है। तो ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, बाय DSM-5। ओके, अब हम कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें एकेडमिक स्किल्स एक्विजिशन में परसिस्टेंस डिफिकल्टी होती है डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, एडिकेट स्कूलिंग और अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज। कोर इम्पेयरमेंट ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए कि कोर इम्पेयरमेंट ब्रेन के इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम में होता है। बट क्या इसमें थोड़ा और डीपली जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजी मतलब ब्रेन मैकेनिज्म। SLD प्राइमरीली एसोसिएट होता है किससे, बताता है हमें किससे होता है। वो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या काम करता है? लैंग्वेज, लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज नेटवर्क, लैंग्वेज नेटवर्क होता है। इसमें अगर कुछ डिसफंक्शन हो जाए तो वो इम्पैक्ट डालता है। अब किस चीज पे इम्पैक्ट डालेगा और किस किस पार्ट का क्या काम है, तो मेनली थ्री रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। वो है टेम्पोरो पेरियंटल रीजन, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस से। ठीक है। दूसरा है ओसिपोटो टेम्पोरल रीजन, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन से, इसमें साइट वर्ड्स भी आते हैं। और थर्ड है इंफीरियर फ्रंटल गायरस, जो डायरेक्टली रिलेटेड है आर्टिकुलेशन एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन से। जो हम बोलते हैं, जिस तरीके से हमारी टंग मूवमेंट होती है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इसलिए चाइल्ड देखता है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, सुनता है लेकिन प्रोसेस स्लो होता है अगर इनमें डिसफंक्शन हो तो। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सबसे पहले जो कि है रीडिंग इम्पेयरमेंट, इसको हम एज अ डिसलेक्सिया भी जानते हैं। इसमें वर्ड रिकॉग्निशन में डिफिकल्टी होती है, इसमें स्लो रीडिंग स्पीड होती है, इसमें पुअर डिकोडिंग होती है ना, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। ये सारी चीजें आती हैं रीडिंग इम्पेयरमेंट के अंदर। सेकंड है रिटन एक्सप्रेशन इम्पेयरमेंट। इसमें इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं, हम जो कहते ही हैं, डिस्ग्राफिया। पुअर हैंड राइटिंग होती है इसमें।
पुअर हैंड राइटिंग होगी तो इंग्लिश में ग्रामर एरर्स भी होंगे, है ना, क्योंकि लिख नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी अगर ग्रामर एरर्स हैं तो। ऑर्गेनाइजेशन में मेनली प्रॉब्लम रहती है। थर्ड है मैथमेटिक्स इम्पेयरमेंट, इसे हम डिसकैलकुलिया कह सकते हैं। नंबर सेंस, बच्चा डिफिकल्टी फील करता है नंबर सेंस में, कैलकुलेशंस में डिफिकल्टीज प्लस एरर भी बहुत ज्यादा करता है। मैथमेटिक्स फैक्ट याद करने में, रीजनिंग डिफिकल्टी होती है रीजनिंग में भी। चाइल्ड में एक या मल्टीपल डोमेन अफेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया भी हो, डिस्ग्राफिया भी हो, डिसकैलकुलिया भी हो, तीनों भी हो सकते हैं या फिर कोई भी दो हो सकता है। ये होने के इसके कोर सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कोर सिम्टम्स हम तीन डोमेन्स में समझ सकते हैं। पहला है हमारा रीडिंग डोमेन, दूसरा है राइटिंग डोमेन और थर्ड है मैथमेटिक्स डोमेन। रीडिंग डोमेन में लेटर साउंड मैपिंग डिफिकल्टी आती है। और सिम्टम्स में हम बात करें तो गेस रीडिंग, रीडिंग डोमेन के अंदर आता है। अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग टास्क, अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग टास्क रीडिंग डोमेन के अंदर आता है। पुअर कंप्रीहेंसिव ड्यू टू डिकोडिंग एफर्ट्स एंड लेटर साउंड मैपिंग डिफिकल्टी भी आती है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा राइटिंग डोमेन में क्या आता है? अगर पहले डोमेन में अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग टास्क है तो क्या बच्चा लिख पाएगा? तो आंसर है हाँ, लिख भी सकता है और नहीं भी, बट जो भी लिखेगा उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। इलीगेबल हैंड राइटिंग होती है उसमें, इलिजिबल हैंड राइटिंग। स्पेसिंग प्रॉब्लम होती है कि कौन से वर्ड के बाद क्या लिखना है। अब जैसे मैं तो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, प्रॉपर पेन है मेरे पास, लेकिन मेरी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन उन बच्चों की राइटिंग तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ में ही नहीं आती। स्लो राइटिंग स्पीड होती है उन बच्चों की राइटिंग डोमेन में, स्लो राइटिंग स्पीड हो सकती है उनकी। आइडिया एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी, कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं, उस चीज में भी डिफिकल्टी महसूस करते हैं वो। और ये सब राइटिंग डोमेन के अंदर ही आता है। फिर है मैथमेटिक्स डोमेन, जिसमें फिगर काउंटिंग और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट और सिंबल कंफ्यूजन ऑपरेशंस होते हैं ना, हमारे हमारे चार ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स डोमेन में। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन। ये सिंबल में भी कंफ्यूजन हो सकता है और वर्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में भी डिफिकल्टी होती है। ये है मैथमेटिक डोमेन से कुछ पर्सपेक्टिव्स। आगे हम बात करें असेसमेंट प्रोसेस की, तो असेसमेंट प्रोसेस में हम स्टैंडर्ड असेसमेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल साइको एजुकेशन टेस्टिंग, आईक्यू असेसमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, टीचर्स की रिपोर्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं उसमें। और दो टूल्स जिसको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं वो है, एक तो है WIAT, वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, और दूसरा है CBA, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। इंडिया में इनफॉर्मल असेसमेंट प्लस करिकुलम इवेल्युएशन भी यूज होता है। ठीक है, अब असेसमेंट के बाद हम बात करते हैं कॉजेज क्या होते हैं, किसी भी बच्चे में स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी होने के कारण क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और अदर्स क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है किसी बच्चे की। प्री मेच्योरिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। लो बर्थ वेट, लैंग्वेज डिले और न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस भी एक कोज फैक्टर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि SLD इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच ये है कि स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन किया जाए।
अगर हम इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट में बात करें, ये एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज करें, फोनिक्स बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शंस यूज करें, मल्टी सेंसी टीचिंग यूज करें, तो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट ऐसे पॉसिबल है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करें। ये तो थे इसके इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट। और अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस की बात करें कि एसएलडी लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से ब्रेन प्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है ना। राइट सपोर्ट मिले तो चाइल्ड अकेडमिकली मेनली, अकेडमिकली मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अकेडमिकली और प्रोफेशनली क्रिएटिविटी। अगर प्रोग्नोसिस हो तो अकेडमिकली सक्सेसफुल हो सकता है बच्चा, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो सकता है बच्चा, हाईली क्रिएटिव हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एसएलडी चाइल्ड लेजी नहीं होते, वो केयरलेस भी नहीं होते। उसका ब्रेन लर्निंग को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है। जब टीचर मेथड चेंज करता है तो चाइल्ड का फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो ये था अबाउट प्रोग्नोसिस, ये था अबाउट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।